कहानी का ये 15वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। रिया विधान से मिलने पहुंच गई थी। हाय विधान, उसने दूर से ही हाथ लहराया। विधान को बेताबी से इंतजार करता देखकर रिया के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। वो जानबूझकर थोड़ा लेट आई थी। विधान अपनी चेयर से उठकर उसकी तरफ आने लगा। हाय रिया, लुकिंग सो एलिगेंट। थैंक्स। कितनी देर पहले आए थे? रिया मुस्कुरा दी। मैं तो ठीक समय पर आ गया था, आओ बैठो। उसने चेयर खींचकर रिया को बैठने का इशारा किया। उसके बैठने के बाद वो जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया। आई थिंक योर फोन इज रिंगिंग। उसकी नजरें अपने पर जमी देख कर रिया ने उसके बजते हुए फोन की तरफ इशारा किया। ओह सॉरी। उसने स्क्रीन पर नजर डाली और बोला, कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं है। साइड बटन दबाकर उसने फोन काट दिया। कितने दिनों के लिए आए हो? रिया ने विधान की तरफ देखा। हमेशा के लिए, कहकर विधान मुस्कुरा दिया। लेकिन तुम तो जर्मनी में थे, वहीं काम कर रहे थे, जॉब छोड़ दिया क्या? हाँ, घर वाले लगातार प्रेशराइज कर रहे थे कि लौट आओ। लेकिन पहले तो आंटी ने ही तुम्हें जर्मनी भेजा था। हाँ, भेजा तो था, लेकिन अब डर रहे थे कि मैं किसी जर्मन लड़के से शादी करके वहीं ना बस जाऊं। तो क्या हुआ? आजकल तो ये नॉर्मल है। वह मुस्कुराई। तुम सुनाओ, क्या कर रही हो आजकल? खाली बैठकर बोर नहीं होती? नहीं, बोरियत कैसी, पढ़ती रहती हूँ। जॉब नहीं कर रही हो? नहीं, एक्चुअली मुझे जॉब की ज़रूरत नहीं है। मेरे इन लॉज की खुद की गारमेंट फैक्ट्री है, तो शादी के बाद वहीं काम करने का सोच रही हूँ। वह मुस्कुराते हुए बोली। क्या, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई? किसी ने बताया भी नहीं? कब? रिया इतरा कर बोली। अरे बस अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, लेकिन शादी जल्दी ही होगी। तुम सबको इनवाइट करूंगी। कांग्रेट्स। विधान फंसे स्वर में बोला। क्या करता है तुम्हारा फियांसे? उसके चेहरे की चमक मंद पड़ गई थी। बताया तो था, बहुत बड़ा बिजनेस है। अपनी गारमेंट फैक्ट्री है, कई शोरूम्स हैं, कई कंपनीज की डीलरशिप है। ओह। विधान के मुंह से बस इतना ही निकला। रिया उसका उतरा चेहरा देखकर बोली। तभी तो मैं कह रही थी कि मुझे जॉब करने की जरूरत नहीं है। जब अपनी ही फैक्ट्री है तो वही सब देखूंगी। वेटर आकर खड़ा हुआ और पानी के गिलास के साथ अदब से मेन्यू उसके सामने रखा। क्या खाओगी रिया? विधान ने मेन्यू कार्ड उसके सामने सरकाते हुए पूछा। कुछ भी मंगा लो। आई प्रीफर चाइनीज कुजिन्स। विधान ने वेटर को ऑर्डर समझाया और टेबल पर रखा पानी का गिलास अपने मुंह से लगा लिया। रिया को विधान का उतरा हुआ मुंह देखकर वाकई खुशी हुई। टीन एज में उसने विधान के साथ सपने भी देखने शुरू कर दिए थे। उसकी मॉम भी विधान के ठाट बाट देखकर प्रभावित हो गई थी। मुंह से तो कभी कुछ कहा नहीं, पर जब भी पार्टीज वगैरह में मिलती तो विधान के पेरेंट्स से घनिष्ठता बढ़ाने की भरपूर कोशिश करती। आज जब विधान अपनी मम्मी को जाकर बताएगा कि उसकी शादी इतने बड़े घराने में हो रही है, तो आंटी तो जलन के मारे झुलस ही जाएंगी। अपना ड्रिंक सिप करते हुए वो बहुत प्रमोदित भाव से मुस्कुराई। तब विधान की मम्मी उसे बड़ी हैत दृष्टि से देखती थी, क्योंकि उसके घर वाले उनके मुकाबले कम हैसियत के लगते थे उन्हें। विधान अपना अनमनापन छुपाने के प्रयास में कुछ न कुछ बात कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे का रंग उतर गया था। डिनर के बाद वो उससे विदा लेकर अपनी कार में घर चली आई। गुनगुनाते हुए वो अपने बेडरूम की तरफ जाने वाली सीढ़ियां चलने लगी। अपना पर्स बेड पर फेंक कर उसने लेटकर अरिजीत को फोन मिला लिया, लेकिन हमेशा की तरह अरिजीत ने फोन नहीं उठाया। उसका अच्छा भला मूड चौपट हो गया। ये अरिजीत भी कितना भाव खाता है। अभी 10:30 ही बजे हैं, अभी सोया तो होगा नहीं। कोई नहीं, एक बार शादी हो जाए फिर तो अरिजीत को भी उसके इशारों पर नाचना ही पड़ेगा। आखिर कब तक बचेगा उससे? वह खुद कल्पनाओं में खो गई। इधर हॉस्पिटल में वैभव की इस तरह आने से धारा मन ही मन ग्लानि से मरी जा रही थी। हालांकि डॉक्टर मिदुल ने उससे कुछ कहा नहीं था, फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि उसी की वजह से डॉक्टर साहब को इस तरह के व्यर्थ के झंझट झेलने पड़ रहे हैं। वो तो उसका सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और धारा के साथ कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि वो उनके सामने शर्मिंदा होकर रह जाती है। वैभव को उसके हॉस्पिटल में होने के बारे में पता नहीं किसने बता दिया था। ज्यादा लोगों को तो उसके यहाँ होने के बारे में पता नहीं है, और जिन लोगों को पता है उनमें से बस मामा ही वैभव को बता सकते हैं। वो कह भी रहा था कि उसने मामा से उनके रिश्ते के बारे में बात की थी,
मामा उसे कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम चैन से जीने तो दे। रोज ऐसे ही कोई ना कोई आता रहा तो डॉक्टर साहब भी कब तक सहन करेंगे। उसकी आंखें टपटपाई। भानु एक तरफ बैठा पढ़ रहा था। उसने अपनी नजर दीदी की तरफ घुमाई तो उसकी भीगी आंखें देखकर पूछ लिया, दीदी क्या हो गया? नहीं, कुछ भी तो नहीं। धार ने अपनी आंखें बेदर्दी से रगड़ डाली। भानु उठकर पास चला आया। तुम मेरी परेशानी तो पूछ लेती हो और खुद मन ही मन घुटती रहती हो। बताओ ना क्या हुआ? छोटा नहीं हूं मैं, तुम्हारा भाई नहीं हूं क्या? मुझे नहीं बताओगी? भानु ने अभिभावक की तरह उसकी चिंता करते हुए कहा। धारा ने भावुक होकर उसे अपने गले लगा लिया। था ही कौन उनका भाई बहन, ही तो एक दूसरे का अवलंबन है। उसका छोटा सा भाई कितनी चिंता करता है उसकी। कुछ नहीं हुआ है, तुम परेशान मत हो भानु, मैं ठीक हूँ। उसने भानु को पुचकारा। जाओ पढ़ लो, बहुत मेहनत करनी है तुम्हें। दीदी अब तुम भी सो जाओ, सुबह कितनी जल्दी उठती हो? भानु ने कहा। हाँ बस ये चैप्टर खत्म कर लो, कहकर उसने फिर से किताब खोल ली। इधर मून पैलेस में आजकल पेंट करवाया जा रहा था। इतना विशाल बंगला था जिसमें काफी ज्यादा लोगों के लगे होने के बावजूद अभी आधा काम भी नहीं हुआ था। पवित्रा जी का तो मन था कि वो रिया को बुलाकर उसकी पसंद से उसका बेडरूम डेकोरेट करवाएं, लेकिन रघुवीर साहब ने मना कर दिया। आप अभी से इतना दखल मत बढ़ाइए, शादी के बाद जब वो यहाँ रहने आएगी तो जो चाहे अपनी पसंद से कुछ भी करवाए। अभी आप अपने हिसाब से सब कुछ देखिए, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा तो पवित्रा जी उनकी बात काट नहीं पाई। फिर भी उन्होंने फोन करके उससे रूम्स की कलर स्कीम के बारे में पूछ लिया। ओह आंटी, मेरे तो मन कर रहा है कि वहां आकर अपने सामने सब कुछ करवाऊं, लेकिन डैडी आजकल सिंगापुर गए हैं और मॉम अकेली है, इसलिए आ नहीं पा रही। दिन में आ जाओ, 2-4 घंटे रुककर शाम ढलने से पहले चली जाना, नहीं तो सुरेश को तुम्हारे साथ भेज दूंगी, पवित्रा जी ने समझाया। हाँ ये तो आपने सही कहा आंटी, अपने साथ अपने किसी दोस्त को ला सकती हूँ क्या? रिया ने पूछा। अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो, ये तुम्हारा भी तो घर है, जिसे चाहो ले आना। मैं भी आजकल अकेले बोर हो जाती हूँ, पवित्रा जी ने प्यार से कहा। फोन रख कर रिया मुड़ी तो उसके पीछे एकदम से उसकी मॉम खड़ी होकर उसे घूर रही थी। कहाँ जाने का प्रोग्राम बन रहा है? उन्होंने तीखे स्वर में पूछा। तो रिया बोली, अरे मॉम आंटी बुला रही थी, पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन वो कह रही थी दिन में आ जाओ और शाम से पहले चली जाना। और कौन से दोस्त को अपने साथ ले जाने की बात कर रही थी तुम? वो उसे घूरते हुए बोली। ओफो मॉम, आप क्या हमारी बातें सुन रही थी? दिस इज नॉट फेयर, वो झुंझुलाई। रिया, किसे ले जाना चाह रही हो तुम? उन्होंने कड़े शब्द में पूछा तो रिया खुश होकर बोली, अरे वो विधान, उसे दिखाऊंगी कि शादी के बाद कितने बड़े पैलेस में रहूंगी मैं। जल भुन जाएगा वो। और उसकी मम्मी, वो हंसी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो गुस्से में फुफकारी। जरा भी बुद्धि है कि नहीं? विधान को वहां ले जाकर सारा काम बिगाड़ने पर तुली हो, बेवकूफ कहेगी। खबरदार जो विधान से उनका जिक्र भी किया। ओफो मॉम क्या हो गया, विधान मेरा दोस्त है, और वैसे भी हम लोग कोई मध्यम वर्गीय परिवार से तो नहीं जहाँ दोस्त को कहीं नहीं ले जा सकते। हाई सोसाइटी में तो आम बात है, वो इठलाकर बोली। रिया, फालतू की खुराफात अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों सारे किए किराए पर पानी फेरना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग क्या घास चढ़ने गया है? मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मुझसे बिना पूछे अगर तुमने कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा। जाना है तो अकेले जाओ, और अभी विधान को उन लोगों के बारे में कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? रिया ने चिढ़कर अपनी मॉम की तरफ देखा और फिर वॉशरूम में घुस गई। वो जब मून पैलेस पहुंची तो पवित्रा जी बाहर ही मिल गई। वो फूलों की बेलों से घिरे छोटे से लता मंडप में बैठी हुई थी, जो रघुवीर साहब ने बड़े शौक से बनवाया था। हाय आंटी, कितनी खूबसूरत जगह है ये। रिया आओ ना, तुम तो अपने दोस्त के साथ आने वाली थी, कहाँ है तुम्हारा दोस्त? पवित्रा जी उसे देख कर मुस्कुराई। आंटी उसकी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई थी, इसलिए आ नहीं पाया, रिया ने बहाना बनाते हुए कहा। चलिए ना अंदर, देखते हैं कितना काम हो गया। हाँ हाँ चलो, पवित्रा जी ने कहा। रिया और पवित्रा जी अंदर हॉल में चले आए।
बाहर काम में काफी लोग लगे हुए थे। यहाँ तक कि घर के नौकर भी कुछ न कुछ संभालने में व्यस्त थे। लेकिन रिया के पहुंचते ही उसके सामने दसियों तरह का नाश्ता सज गया। शायद पवित्रा जी ने पहले ही निर्देश दे रखे थे। अरिजीत को फोन करती हूँ, उनसे पूछती हूँ कि उन्हें अपने बेडरूम में कुछ चेंजेस करवाने हैं। रिया ने उत्साहित होकर कहा, अरे पहले कुछ ले तो लो। पवित्रा जी ने आग्रह किया। तब तक रिया ने फोन लगा लिया था, लेकिन अरिजीत ने फोन नहीं उठाया। रिया ने दोबारा कॉल की, फिर भी अरिजीत का फोन नहीं उठा। रिया का मुंह उतर गया। हो सकता है कॉलेज में हो, पवित्रा जी ने उसे दिलासा देते हुए कहा। रिया उदास स्वर में बोली, जी अक्सर अरिजीत ऐसे ही करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं और उठा भी लें तो ढंग से बात नहीं करते। वो शिकायत भरे अंदाज में बोली, कोई नहीं, बिजी होगा, कॉल बैक कर लेगा। कभी नहीं करते। वो होठों ही होठों में बुदबुदाई, तुम इसकी कलर स्कीम देखो, व्हाइट के साथ पेस्टल शेड्स अच्छे लगेंगे ना, ये देखो। पवित्रा जी ने उसका ध्यान खींचा। थोड़ी देर में वो लोग पैलेस के डेकोर के बारे में बात कर रहे थे। रिया ने ऑनलाइन कई सारे डेकोर आइटम्स दिखाए, पवित्रा जी ने पसंद भी किए। शाम को रिया की विदा होते ही पवित्रा जी ने अरिजीत को फोन मिला लिया। हेलो मॉम, कैसी हैं आप? अरिजीत ने फोन उठाते ही पूछा। अरिजीत, तुमने दोपहर में रिया का फोन क्यों नहीं उठाया? उन्होंने कड़े स्वर में पूछा तो अरिजीत बोला, क्या क्या बोल रही हैं आप? पवित्रा जी बोली, मैं पूछ रही हूँ, रिया ने दोपहर में 2 बार तुम्हें फोन किया था, तुमने पिक क्यों नहीं किया? अरे मॉम, मैं कॉलेज में था, ग्रुप स्टडी कर रहे थे, बीच में फोन नहीं उठा पाया, सब लोग थे साथ में, वो नरमे से बोला। पवित्रा जी गुस्से में बोली, तो क्या हुआ, फोन उठाने को कोई मना कर देता? वो तुम्हारी फियांसी है, याद तो है ना? उसके नर्म स्वर को सुनकर वो और उत्तेजित हो गई। अरिजीत बोला, मॉम ऐसे कैसे बात कर रही हैं आप? हर समय फोन उठाना पॉसिबल नहीं है, स्टडी कर रहा होता हूँ तो रिया बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर देती है, और फिर उसकी बातें भी तो ऐसी हैं, पता नहीं कहाँ की बेवसूल बातें करती रहती है। हाँ हाँ, बातें तो वो नौकरानी अच्छी करती थी ना, उन्होंने व्यंग भरे स्वर में कहा। इतनी अच्छी कल्चर्ड फैमिली और एजुकेटेड लड़की देखी है तुम्हारे लिए, लेकिन क्या कहा जाए, जब दिल आया गधी पर। वो खिसिया कर पता नहीं क्या क्या बोलने लगी थी। मॉम, अरिजीत ने तड़प कर कहा। क्या मॉम, क्यों नाक कटाने पर तुले हो? रिया में आखिर क्या बुराई है, क्यों उसे इग्नोर करते हो? अगर पसंद नहीं थी तो पहले मना क्यों नहीं कर दिया? वो चिल्लाकर बोली तो अरिजीत बोला, मॉम आप कैसी बातें कर रही हैं, कुछ समझने की कोशिश करिए, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी पढ़ाई में व्यस्त हूँ बस इसलिए। पवित्रा जी गुस्से में बिफर पड़ी। इसलिए? मैं क्या जानती नहीं हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है? उस धारा की सुंदरता ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है, अंधे हो गए हो तुम। पता नहीं कब का दबा हुआ गुस्सा था जो यूं निकल रहा था। जब सब जानती है तो क्यों मेरे पीछे पड़ी है? अरिजीत अब झल्ला गया। हाँ, नहीं पसंद है मुझे रिया, नहीं करना चाहता उससे शादी, तो मना कर दीजिए फिर, वो भी कितना सहन करता। पवित्रा जी बोली, तो क्या उस नौकरानी से शादी करनी है तुम्हें? अरिजीत धारा को बार बार नौकरानी कहने पर कट गया। मॉम, बार बार नौकरानी कहना बंद करिए उसे, आप खुद ही तो कहती हैं कि काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता। वो भी चिढ़ गया था। गलती थी मेरी, बहुत बड़ी गलती थी कि तुम लोगों को नौकर और मालिक में फर्क नहीं सिखाया मैंने, इसलिए तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। सारी गलती मेरी है, लेकिन कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हारी शादी रिया से ही करूंगी, इसलिए उसके साथ जरा अच्छी तरह व्यवहार किया करो। वो चिल्लाई। अब अरिजीत ने भी आज साफ साफ बोल दिया, और आप भी सुन लीजिए, मैं रिया से शादी नहीं करना चाहता, इसलिए खाम खा मुझे प्रेशराइज मत कीजिए। वो भी खिसिया गया। पवित्रा जी गुस्से में बोली, मैं भी देखती हूँ कि तुम क्या करते हो, कैसे मेरी बात मानने से इनकार करते हो। पवित्रा जी का स्वर कड़ा हो गया। अरिजीत आवाज नरम करके बोला, मैं फोन रख रहा हूँ मॉम, मुझे पढ़ना है, कहकर अरिजीत ने फोन काट दिया और हताश होकर पास पड़ी चेयर पर बैठ गया। पवित्रा जी गुस्से से खौल रही थी। अरिजीत की इतनी हिम्मत कि वो उन्हें किसी बात के लिए मना कर सके। उस धारा की वजह से उसकी ये हालत हो रही है। वो नौकरानी की बच्ची उन्हें मिल जाए तो उसका वो हाल करेंगी कि सारी जिंदगी को याद रखेगी। पवित्रा जी का गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। गुस्से में खोलते हुए उन्होंने केशव जी को बुला लिया।
उस नौकरानी की बच्ची को उसकी औकात नहीं दिखाई तो मेरा नाम भी पवित्रा नहीं। वो आग बबूला हो रही थी। क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? जैसे ही केशव जी हाथ जोड़ते हुए उनके सामने आए, वो गुस्से में तमतमाकर बोली। केशव जी घबरा कर बोले, जी मालकिन, मुझसे कोई गलती हो गई। केशव जी तो खुद भौचक के रह गए। हमेशा पंडित जी कहकर इज्जत से बात करने वाली मालकिन उन्हें नाम से पुकार रही है और नौकरी की धमकी दे रही है। उसके होश फाख्ता हो गए। पवित्रा जी गुस्से में बोली, क्या षड्यंत्र रच रहे हो तुम? अपनी भांजी को महल में बसाने के ख्वाब देख रहे हो क्या? जी मैं समझा नहीं मालकिन, वो झिझकते हुए बोले। ज्यादा ना समझ बनने की एक्टिंग मत करो। तुम्हारी भांजी को यह सब करने को भेजा था यहाँ, अरिजीत पर डोरे डालकर महल की महारानी बनने के सपने देख रही है वो। गुस्से में वो सारी सीमाएं पार कर रही थी। चचा नहीं नहीं मालकिन, वो अपने कानों को हाथ लगाते हुए बोले, कोई कुछ भी कहे, वो धारा के लिए ऐसी बातें सोच भी नहीं सकते। वो बिल्कुल भी इस तरह की लड़की नहीं है। वो तो बहुत ही स्वाभिमानी और सरल लड़की है। अगर वो ऐसी होती तो इतनी परेशानियां क्यों झेल रही होती? वैभव तो उसे दो कपड़ों में बिहाने को तैयार बैठा है, लेकिन ये बात वो मालकिन से तो नहीं कह सकते। केशव जी बोले, मालकिन, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। धारा तो छोटे साहब से कभी मिली भी नहीं है। वो ऐसी नहीं है मालकिन। वो गिड़गिड़ा उठे। हाँ हाँ, वो ऐसी लड़की नहीं है। मैं तो झूठ बोल रही हूँ ना। तुम्हारी भांजी तो बिल्कुल दूध पीती बच्ची है ना। वो गुस्से में बोली। मालकिन, आप मुझे जो चाहे कह ले, मैं अपनी सब गलती मान लूंगा। लेकिन मालकिन, धारा वास्तव में बहुत ही सीधी सादी बच्ची है। वो तो बस अपने भाई के अलावा किसी के बारे में कुछ नहीं सोचती। वो तो काम करके अपने भाई और अपना खर्चा चला रही है। पवित्रा जी बोली, काम कर रही है तो काम पर ध्यान दे। बड़े बड़े सपने क्यों देख रही है? मालकिन, वो तो बेचारी हॉस्पिटल में काम कर रही है। दिन भर मेहनत करती है, भाई को पढ़ा रही है और खुद भी पढ़ाई कर रही है। वो विनय भरे स्वर में सफाई देते हुए बोले, कौन से हॉस्पिटल में? क्या वो यहाँ है? तुमने उसे यहाँ क्यों रहने दिया? केशव जी बोले, डॉक्टर साहब ने उसे अपने पास काम सीखने के लिए रखा था। सारे दिन काम करती है और पढ़ती भी है। वो वाकई बहुत सीधी है। मैंने तुमसे कहा था कि उसे गांव ले जाओ। गांव क्यों नहीं ले गए उसे? वो चिढ़कर बोली। और डॉक्टर मिदुल की हिम्मत कैसे हुई उसे अपने पास रखने की? उनसे भी पूछती हूँ कि उन्होंने उस लड़की को अपने पास क्यों रखा है। जाओ, बाहर जाकर ड्राइवर को भेजो। और खबरदार, जो अपनी भांजी का पक्ष लेने की कोशिश की तुमने, जाकर अपना काम देखो। उन्होंने केशव जी को आदेश दिया। केशव जी सब पकाए हुए से बाहर निकल गए। पता नहीं मालकिन के मन में इतनी कटुता कैसे बढ़ गई है धारा के प्रति। वो क्या जानते नहीं है धारा को? ऐसे काम करने से पहले मरना पसंद करेगी वो, चाहे पारुल कुछ कहे या कोई और। वो इस बात को मान ही नहीं सकते। बेचारी धारा की सुंदरता ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन बैठी है। होठों ही में ही बुदबुदाते हुए वो जाकर सुरेश को बुलाने लगी। इधर हॉस्पिटल में धारा वार्ड में भर्ती मरीज का ब्लड प्रेशर चेक कर रही थी कि डॉक्टर मिदुल वहां चले आए। धार ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया और एक तरफ हट गई। वो कई दिनों से डॉक्टर साहब के सामने आने से कतरा रही थी। ये कब कम था कि जब सगे रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया तो डॉक्टर साहब ने उसे सहारा दिया। ऐसा कौन करता है कि काम भी सिखाए और पैसे भी दे? यही नहीं, हॉस्पिटल की कैंटीन से खाने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता उससे। पता नहीं कैसे ऋण उतार पाएगी वो उनके एहसानों का। धारा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? डॉक्टर साहब की आवाज से वो अपने ख्यालों से बाहर निकल आई। लाओ चार्ट दो, उन्होंने हाथ बढ़ाया। धारा ने जल्दी से आगे बढ़कर उन्हें चार्ट थमा दिया। वो चार्ट का निरीक्षण करते हुए उसके झुके हुए चेहरे पर नजर डाल रहे थे। क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? उन्होंने चार्ट वापस लौटाते हुए पूछ लिया। धारा हड़बड़ाकर बोली, नहीं सर। वो फिर सिर झुका गई। डॉक्टर साहब ने पूछा, किस बात से परेशान हो? उन्होंने ध्यान से उसकी तरफ देखा। आई एम वेरी सॉरी सर, मेरी वजह से आपको भी परेशानी उठानी पड़ रही है। धारा उदास होकर बोली, तुम्हारी वजह से नहीं। उन्होंने अपने शब्दों पर जोर देते हुए कहा। हर चीज के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना छोड़ दो। वो गंभीर हो गई। लेकिन मेरी वजह से ही तो कुछ ना कुछ होता रहता है। बहुत शर्म महसूस होती है, बुरा लगता है कि आपको इन सब बातों का सामना करना पड़ रहा है। वो कब तक मन में दबा कर रख पाती? आखिर उसने कह ही दिया।
डॉक्टर साहब उसकी बात सुनकर बोले, देखो धारा, ये मामूली अड़चनें तुम्हें तुम्हारे महान संकल्प से पीछे नहीं हटा सकती। तुम्हें अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर एक योग्य इंसान बनाना है ना। इन सब बातों पर ध्यान दोगी तो अपने लक्ष्य की तरफ कैसे बढ़ोगी। बस इतना याद रखो कि तुम्हें इन तमाम बाधाओं के बावजूद न सिर्फ खुद आगे बढ़ना है, बल्कि अपने भाई को भी एक ऐसा इंसान बनाना है कि तुम्हारे पेरेंट्स वो जहाँ भी हैं गर्व कर सके तुम पर। वो उसे प्यार भरे शब्दों में समझा रहे थे। धारा की आंखों से आंसू फिसल आए। और मैं तुम्हें इतना कमजोर कभी नहीं देखना चाहता। आंसुओं को अपनी कमजोरी मत बनने दो, अपने को मजबूत बनाओ। तुम मेरी बेटी हो, तुम्हें मजबूत रहना होगा। उनकी स्नेहिल आंखें उसकी तरफ देख रही थी। डॉक्टर साहब बोले, आओ जरा मेरे रूम में आओ। वो वार्ड से बाहर निकले तो पवित्रा सूर्यवंशी को अपने सामने आता देख कर चौंक गए। वो धारा से बोले, तुम अभी अंदर ही रुको धारा। वो वार्ड के गेट पर इस तरह खड़े हो गए कि धारा अभी बाहर ना आ सके। धारा भी डोर के अंदर ही खड़ी थी, लेकिन पवित्रा जी को देखकर पर्दे के पीछे हो गई। उसका मन कांप उठा। अब न जाने क्या हुआ होगा जो उन्हें यहाँ आने की जरूरत पड़ गई है। पवित्रा जी ने पास आकर गंभीर चेहरा बनाए हुए डॉक्टर मृदुल का अभिवादन किया। उन्होंने सुरेश को सर के इशारे से वहां से जाने को कहा। सुरेश बाहर निकल गया। मैम, वेलकम, कैसी हैं आप। वो कोमल स्वर में बोले, आइए मेरे रूम में चलकर बैठते हैं। वो सहज थे। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ डॉक्टर साहब, वो तनिक झुंझुलाकर बोली। जी फरमाइए, क्या आदेश है आपका। डॉक्टर मृदुल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने उस लड़की को अपने हॉस्पिटल में क्यों रखा है डॉक्टर साहब। उन्होंने गुस्से से कहा। डॉक्टर मृदुल अनजान बनकर बोले, कौन सी लड़की मैम, आप किसकी बात कर रही हैं। डॉक्टर मृदुल, आप जानबूझकर अनजान बन रहे हैं। मैं केशव की भांजी धारा की बात कर रही हूँ। वो उच्च स्वर में बोली तो डॉक्टर साहब ने नासमझी के भाव में कहा, ओह, धारा के बारे में क्या कहना है आपको। क्या कर दिया धारा ने। डॉक्टर साहब, आप क्या वास्तव में इतने भोले हैं, या उस चालाक लड़की ने आपको भी अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर बेवकूफ बना दिया है। वो गुस्से में थी। डॉक्टर साहब बोले, नहीं, ऐसे बेवकूफ नहीं बनता मैं। मुझे इंसान की पहचान है। धारा कैसी है ये अच्छी तरह जानता हूँ पवित्रा जी। पवित्रा जी गुस्से में बोली, कहाँ है वो लड़की, बुलाइए उसे, फिर मैं उसके मुंह पर ही बताती हूँ कि वो कैसी लड़की है। डॉक्टर साहब बोले, पवित्रा जी, पहली बात तो धारा यहाँ नहीं है। दूसरी बात, अगर वो होती भी तो वो आपके इस व्यवहार की अधिकारी नहीं है। वो किस बात की अधिकारी है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। पवित्रा जी ने चिढ़कर कहा, आप किसी के बारे में बिना सच्चाई जाने ऐसा कुछ भी नहीं कह सकती मैम। वो रूखे हो गए तो पवित्रा जी उन्हें घूर कर बोली, डॉक्टर मृदुल, आप उसके लिए मुझसे फालतू बहस कर रहे हैं। भूल गए क्या कि आपके हॉस्पिटल के लिए ये इतनी सारी जमीन रघुवीर साहब की दी हुई है। डॉक्टर साहब ने नरमी से जवाब दिया, मैं कुछ नहीं भूला हूँ मैडम। मैं रघुवीर साहब का बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने लोगों की भलाई के लिए मुझे इतनी जमीन दी। इस हॉस्पिटल की वजह से लोगों को दूर नहीं भागना पड़ता है। पवित्रा जी तंज कसते हुए बोली, भूल न गए होते तो उस मामूली लड़की के लिए मुझसे इस तरह बात नहीं कर रहे होते। डॉक्टर साहब बोले, नहीं, मैं आप लोगों का हमेशा कृतज्ञ रहूंगा, लेकिन आप भी ये मत भूलिए, जमीन भले ही रघुवीर साहब की दी हुई है, मैंने दिन रात मेहनत करके ये हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया है। डॉक्टर साहब की बात सुनकर पवित्रा जी चुप हो गई। आप ये तो बताइए कि धारा ने ऐसा क्या किया है जो आप उससे इतना नाराज हैं। डॉक्टर साहब उन्हें चुप देखकर बोले तो पवित्रा जी गुस्से में बोली, वह अपनी हैसियत से बढ़कर सपने देख रही है। जहां तक मैं जानता हूँ धारा का सपना अपने छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर किसी लायक बनाने से ज्यादा नहीं है। वो गंभीरता से बोले, आप उसके इतने बड़े शुभचिंतक बन रहे हैं तो बता दीजिएगा उसे मेरे घर की परछाई से भी दूर रहे वो। पवित्रा जी को फिर गुस्सा आ गया। डॉक्टर साहब बोले, इस बात का तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि उसे आप लोगों या आपके घर से कुछ भी लेना देना नहीं है, और बराए मेहरबानी आप भी उसे शांति से जीवन यापन करने दें। हम शांति से जीवन यापन करने दें। हमारी शांति तो भंग कर रखी है उसने। मेरे बेटे को अपने जाल में फंसा कर पता नहीं क्या करना चाहती है आपकी वो धारा। वो तड़क कर बोली, देखिए पवित्रा जी, आपका बेटा यहाँ आया था और बार बार धारा से मिलने की गुजारिश करता रहा।
धारा तो कभी हॉस्पिटल और अपने कॉलेज के अलावा कहीं झांकती भी नहीं है। तो आप अपने बेटे से बात करिए, उस पर रोक लगाइए, उन्होंने दो टूक कहा। धारा को अंदर खड़े होने पर भी सारी बातें सुनाई दे रही थी। उसका शरीर डर से कांप रहा था। मन कर रहा था कि वहां से निकलकर कहीं ऐसी जगह चली जाए जहां उसके ऊपर ऐसे झूठे लांछन लगाने वाला कोई ना हो। पवित्रा जी भी डॉक्टर मिदुल की बात सुनकर जड़ सी हो गई। अरिजीत धारा का पता लगाने हॉस्पिटल तक चल आया। आखिर एक सूरत के अलावा इस लड़की में है ही क्या जो अरिजीत जैसा कुलीन स्मर्थ परिवार का लड़का उसके पीछे पागल हो उठाए। पवित्रा जी की तीखी आवाज अंदर खड़ी धारा को बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि जाकर उनसे कहे कि उसने कभी भी अरिजीत से ऐसी कोई बात नहीं कही है कि वो कोई उम्मीद बांधे, लेकिन उनके तीखे शब्द उसके दिल में धंस गए थे। बेवजह की इतनी नफरत वो सह नहीं पा रही थी। ऐसा नफरत भरा व्यवहार या तो उसकी मामी पारुल ने किया था या फिर अब पवित्रा सूर्यवंशी कर रही थी। आखिर उसकी गलती क्या थी। उसका शरीर अभी भी कांप रहा था। पास ही बड़े बेड पर बैठकर उसने आंखें मूंद ली। डॉक्टर मिदुल की क्या गलती है जो उन्हें ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। उसे आश्रय देने के कारण वो भी लोगों का निशाना बन गए हैं। कब पवित्रा सूर्यवंशी गई और आगे उनकी डॉक्टर साहब से क्या बातें हुई वो कुछ नहीं सुन पाई। वो तो खामोश लबों से अपने ईश्वर से शिकायत कर रही थी कि उन्होंने उसे इतना बेबस क्यों बनाया है। अगर उसका छोटा भाई नहीं होता तो शायद उसे अपनी जिंदगी की जरा भी परवाह नहीं होती, लेकिन उस छोटे से बच्चे का आखिरी अवलंबन वो छीनना नहीं चाहती थी। माँ बाप तो रहे नहीं, अब उसका भाई ही उसका सब कुछ है। उसे तो एहसास ही नहीं हो रहा था कि आंसू से उसका पूरा चेहरा भीग गया है। नर्स मीना अंदर आई तो उसकी हालत देखकर उसका हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले गई। उसने एक गिलास में पानी डालकर उसे जबरदस्ती दो चार घूंट पिलाए। तुम रो क्यों रही हो? आखिर तुम्हारी क्या गलती है? कोई भी उल्टा सीधा कहेगा और तुम यूं ही दुखी होती रहोगी क्या? मीना ने उसे समझाते हुए कहा। मुझे अपने लिए नहीं, सर के लिए बुरा लग रहा है। उनके लिए तो हम करते हाथ जलने जैसी बात हो गई है। वो भर्राए स्वर में बोली। तो मीना ने कहा, अगर ऐसा है भी तो उसमें तुम क्या करोगी? मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी मीना। मेरी वजह से सर को बार बार अपमान सहना पड़ता है। बिना बात की उलझनों में फंस गए हैं वो फिर से सिसक पड़ी। अरे ऐसी बातें मत करो धारा, प्लीज संभालो अपने आप को। भानु का सोचो, मीना ने उसे टोक दिया। मीना, मैं और भानु अपने गांव वापस लौट जाएंगे, वो दुखी मन से बोली। तो डॉक्टर साहब की आवाज आई, और इसकी परमिशन तुम्हें कौन देगा? डॉक्टर मिदुल उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। मीना हड़बड़ा कर उठ गई। धारा भी उठकर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब उसे समझाते हुए बोले, बस जरा सी बात से हार मान ली। ऐसी छोटी छोटी बाधाओं से घबरा जाओगी तो अपना सपना कैसे पूरा करोगी? वो मुस्कुरा रहे थे। धारा चुपचाप उनके चेहरे की तरफ देखती रही। लेकिन तुम ठीक कह रही हो, तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ रहते हुए कोई ना कोई तुम्हें और भानु को डिस्टर्ब करता रहेगा। मैं कुछ सोचता हूँ तुम्हारे लिए। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। लेकिन मुझे ये रोती बिसूरती धारा नहीं चाहिए। हिम्मत से काम लेना सीखो। ये दुनिया डराने वालों को और डराती है। उन्होंने उसकी तरफ देखा। धारा, तुम्हें मजबूत बनना होगा, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने भाई के लिए भी। ऐसे कैसे सामना करोगी दुनिया का? अब उठो और अपने को नॉर्मल करके अपने काम पर आओ। कहकर वो वहां से हटकर अपने कैबिन की तरफ मुड़ गए। धारा के होंठ हिलकर रह गए। वो कहना चाहती थी कि वो अपने घर लौट जाना चाहती है, लेकिन कह नहीं पाई। मीना ने उसे इशारा किया और वो भी डॉक्टर साहब के पीछे पीछे बाहर निकल गई। पवित्रा जी गुस्से से भरी मुंह पहले लौट रही थी। डॉक्टर मिदुल के व्यवहार पर उन्हें सख्त आश्चर्य हो रहा था। इस लड़की में आखिर ऐसा क्या है कि सबको अपने वश में कर लेती है? डॉक्टर मिदुल जैसा पढ़ा लिखा दुनिया देखा आदमी उसे ऐसे डिफेंड कर रहा था कि जैसे वो उसकी सगी बेटी हो। और अरिजीत, अरिजीत क्यों उसके पीछे मारा मारा फिर रहा है? इतने अच्छे कुलीन परिवार में रिश्ता किया, और यह ना केवल वेल एजुकेटेड है बल्कि देखने में भी अच्छी खासी है, फिर भी उस गंवार लड़की के पीछे पागल हुआ पड़ा है। चाहे कुछ भी हो जाए,
वो इस 2 कौड़ी की लड़की को अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने देगी। जरूरत पड़ी तो साम दाम दंड सबका इस्तेमाल करेंगी। इधर केशव जी मन ही मन उस दिन को कोस रहे थे जिस दिन उन्होंने मालकिन के कहने पर धारा को मून पैलेस लाने का सोचा था। कितनी गलत सोच थी उनकी कि अच्छी जगह काम करने से बेचारी लड़की की जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी तो उसकी बेशक बदली, लेकिन और बदतर होती जा रही है। उसकी दीदी के पति उसके बहनोई फौजी थे और उनकी गांव में बहुत इज्जत थी। यही नहीं, धारा की अम्मा सबकी मदद करने वाली बहुत ही सहृदय महिला थी, इसलिए सभी लोग उनका आदर करते थे। उनकी बहन ने पति के लापता होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारी और अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। आज उनके खुद के बच्चे अपनी मेहनत करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, फिर भी उनको इतना कुछ सुनना पड़ रहा है। हे भगवान, कैसी लीला है तेरी। उन्होंने गहरी सांस लेकर सोचा और रजिस्टर अपने सामने खींच लिया। इधर अगले दिन सुबह जब बनीता स्कूल पहुंची तो ललिता और निशा स्कूल के गेट पर ही खड़े होकर उसका इंतजार कर रही थी। बनीता उन्हें अनदेखा कर अंदर जाने लगी तो निशा ने आवाज देकर उसे रोक लिया। क्या है? बनीता ने रुके स्वर में कहा। इधर आ। ललिता ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और एक कोने में ले गई। अब क्या हुआ, जाने दो मुझे, बड़ी मैडम से मिलना है। बनीता झल्ला उठी। देख बनीता, ललिता ने निशा की तरफ देखा और बोली, हमें तुझे कविता के बारे में कुछ बताना है, लेकिन हमारे घर तक कोई बात नहीं पहुंचनी चाहिए, नहीं तो मैं अपने घर वालों से कह दूंगी कि हमने कुछ नहीं कहा है। बात तो बताओ पहले, बनीता ने उतावला होकर कहा। पहले तो पक्का प्रॉमिस कर कि तू हमें नहीं फंसाएगी। ललिता ने दृढ़ स्वर में कहा। हाँ बताओ, नहीं कहूंगी किसी से, बनीता ने आश्वस्त किया। कविता का नोनू से चक्कर चल रहा था। निशा ने रहस्य उद्घाटन करते हुए कहा। कौन नोनू? वो प्रेम सिंह चक्की वाले का बेटा नयन चौहान, ललिता ने तभी जुबान से बताया। हमारे स्कूल में ही तो पढ़ता है, वही जो 11वीं में फेल हो गया था। वो लोग बहुत दिनों से एक साथ घूम रहे थे। हमने तो कविता को मना भी किया था, लेकिन वो नहीं मानी। अब तुझे जो कुछ करना है कर ले, बाकी हमारे घर तक बात पहुंची तो हम दोनों मुकर जाएंगे कि हमने कुछ नहीं बताया। लेकिन तुम लोगों को कविता और भी कुछ तो बताते होगी, कभी ये नहीं बताया कि घर से चली जाऊंगी। बनीता ने बारी बारी दोनों के चेहरे देखते हुए कहा। मैंने एक बार उससे कहा था कि नोनू से दूर रहे, क्योंकि गांव का मामला है और वैसे भी नोनू चौहान है और तुम लोग पंडित। वो चुप हो गई। बनीता ने पूछा, फिर वो बोली कि हम लोग दिल्ली चले जाएंगे, वहीं दोनों काम ढूंढ लेंगे और शादी करके मजे से एक साथ रहेंगे। निशा ने हिचकते हुए पूरी बात की। तुम लोग कैसे सहेलियां हो, तुमसे उस मूर्ख को समझाया नहीं गया, कम से कम मुझे बता देती, बनीता ने गुस्सा होकर कहा। क्या बता देते? कविता में कच्चा चबा लेती, ललिता ने कहा। देख, अब हमें जो भी मालूम था वो सब हमने तुझे बता दिया है, अब तू जाने तेरा काम जाने, बस हमारा नाम नहीं आना चाहिए, निशा ने कहा। फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर स्कूल की तरफ बढ़ गई। बनीता का मन तो कर रहा था कि वो जल्दी से घर जाकर अपने पिता को सारी बातें बता दे, जिससे वो नयन चौहान के घर जाकर कविता के बारे में पता कर सके, लेकिन वो तो अब तक मून पैलेस चले गए होंगे। मन मार कर वो भी अपनी कक्षा में चली गई। कविता के बारे में पता चलते ही शंकर को पारुल ने अपने एक रिश्ते के भाई के पास दिल्ली भेज दिया था। उसे हिदायत दी थी कि चुपचाप वहां रहे, पहाड़ी समाज में पता लगाए कि वो नयन चौहान वहां रह रहा है या नहीं और कविता उसके साथ है कि नहीं। पहले की तरह गृहस्थी के सारे काम उसके मत्थे आ गए थे। बनीता दिन भर अपनी पढ़ाई में लगी रहती थी, वैसे भी उसे घर के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कविता के बारे में पारुल ने पहले ही सोच रखा था कि कोई भी अड़ोसी पड़ोसी पूछेगा तो उसे क्या बताना है। कोई भी पूछेगा उसे यही बताना है कि कविता का लखनऊ घूमने का मन कर रहा था और हिमानी भी बहुत दिनों से बुला रही थी, बस इसलिए उसे लखनऊ भेज दिया। यही नहीं, उसने बनीता, शंकर और केशव जी को भी समझा दिया था कि उन्हें कविता के बारे में पूछने पर यही सब कहना है। अगर गांव में कविता के बारे में जरा भी भनक लगी तो बात फैलते देर नहीं लगेगी। एक बार कविता हाथ लग जाए तो फिर 2-4 दिन में कोई भी लड़का देखकर उसे उसकी ससुराल रवाना करेंगी और फिर कभी वापस नहीं बुलाएंगी। पारुल ने अपने रिश्ते की चिठानी से भी कविता के लिए लड़का ढूंढने के लिए कह दिया था। इधर इतना सब हो रहा था धारा के जीवन में कि वो बहुत परेशान थी और इस समय उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी।
रात को धारा पवित्रा जी की बातें याद करके रोते रोते सोई थी। उसे सोते हुए सपना दिखने लगा कि वो तेज तेज भाग रही थी। उसके पीछे कोई लगा हुआ था। घबराहट से वो पसीने पसीने हो रही थी। अचानक ठोकर लगी और वो गिर गई। चोट से ज्यादा फिक्र उसे अपने पीछा करने वाले अजनबी से हो रही थी। उसके पैरों से खून निकल रहा था, लेकिन वो बिना अपनी चोट की परवाह किए भागती चली जा रही थी। पीछे मुड़ मुड़ कर देखते हुए वो भागते भागते सामने से आने वाले किसी इंसान से टकरा गई। खौफ से उसका कलेजा बाहर आने को हो गया। उसने पलटकर सामने वाले इंसान की तरफ देखा तो अपनी माँ को देखकर उसके आंसू निकल पड़े। उसने खूब कसकर अपनी बाहें अपनी माँ के इर्द गिर्द लपेट ली और फिर जोर जोर से रोने लगी। धारा कितना रोएगी। माँ ने उसे समेटकर अपनी ममतामयी छाती से चिपका लिया। माँ के कलेजे से चिपक कर वो फूट फूट कर रो पड़ी। धारा बेटी, बस कर बेटी, रो मत। हर बात पर रोना कायरों की निशानी होती है। मुझसे वादा कर कि हिम्मत से काम लेगी, यूं कमजोर नहीं पड़ेगी, कहकर माँ ने प्यार से उसका माथा चूम लिया। और तू तो बहुत बहादुर पिता की संतान है। तेरे बाबा ने दुश्मनों को पीठ नहीं दिखाई, हमेशा उनका सामना किया। वो उसकी पीठ अपने स्नेह भरे हाथों से सहला रही थी। धारण ने होले से हाँ में सिर हिला दिया। माँ की ममता भरी बाहों में उसके सारे दुख धूमिल पड़ गए थे और दिल में ऐसा सुकून उतर आया था कि वो बता नहीं सकती थी। माँ का भरा भरा गोरा चेहरा और उनके ललाट पर चमकती लाल बिंदी बहुत सुंदर लग रही थी। उनकी स्नेह से भरी आंखें अपनी बेटी के मुंह पर जमी थी। धारा के होंठों पर भी एक प्यारी सी मुस्कान खिल उठी। माँ, अब हमें छोड़कर मत जाना। उसके होंठ बुदबुदाए। नहीं जाऊंगी बेटी। मैं क्या अपने बच्चों से दूर रह सकती हूँ। धारा सुख की गहरी सांस लेकर फिर से माँ से चिपक गई। अचानक माँ उसकी आंखों से ओझल हो गई और बेचैनी से उसकी आंख खुल गई। वो सपना देख रही थी। उसके दिल पर छाई ठंडक भाप की तरह उड़ गई। उसके पास ही भानु उसके ऊपर हाथ रखकर सो रहा था। धारा की व्यग्रता ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। कितने दिनों बाद उसने अपनी माँ के स्पर्श को महसूस किया था। उसे लग रहा था कि अभी अभी वो माँ के गले लगी थी और अभी फिर वही खालीपन। उसने अपना माथा छू कर देखा जहाँ माँ ने चूमा था। दिल बेचैन हो रहा था और मन कर रहा था कि फिर से आंखें मूंद कर माँ को महसूस कर सके। लेकिन माँ के स्पर्श की जगह फिर सब तरफ वही खालीपन था। उसकी आंखें नम हो गई। फिर उसे माँ की कही बात याद आई कि उसे कमजोर नहीं पड़ना है, हालात का डटकर मुकाबला करना है। उसने गिलास में लेकर थोड़ा सा पानी पिया और फिर भानु के पास लेटकर अपनी आंखें बंद कर ली। अब चाहे जो हो जाए वो हिम्मत नहीं हारेगी। इधर अरिजीत की जब से अपनी मॉम से तलखी भरी बातचीत हुई थी, उससे अगले ही दिन उसने सॉरी बोलकर माफी मांग ली थी। भले ही उसकी बात सही थी, लेकिन बात करने का लहजा सही नहीं था। फिर भी उनके बीच बातचीत में थोड़ा अंतर तो आया ही था। अरिजीत बात कर समय अतिरिक्त सजग रहता था कि उसके मुंह से कोई इधर उधर की बात नहीं निकले। अपनी पढ़ाई और मॉम की सेहत के बारे में ही ज्यादातर बातचीत होती थी और संक्षिप्त बातचीत के बाद वो फोन काट देता था। पवित्रा जी ने भी अपनी तरफ से ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की। वो नहीं चाहती थी कि वो नरमी से बात करे और अरिजीत को कुछ कहने का अवसर मिल सके। पर अरिजीत के दिल को सुकून नहीं था। उसकी मॉम ने धारा के बारे में जिस तरह से कहा, उससे उसका दिल कट कर रह गया था। उसे बहुत तकलीफ हुई थी। वो अंदर ही अंदर तड़प रहा था। अभी तक तो वो धारा से अपने मन की बात भी नहीं कह पाया। उसके बिना तो अब वो जी भी नहीं पाएगा। पता नहीं क्या होने वाला है उसके जीवन में। पर वो एक बार धारा से मिलकर अपने मन की भावनाएं उसे जरूर बताएगा। अरिजीत का दिमाग इस समय पूरी तरह उलझा हुआ था। जैसे जैसे उसके घर जाने का समय नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इधर हॉस्पिटल में मीना ने धारा से कहा, धारा, तुम्हें डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। धारा बोली, जी अभी आई। धारा ने अपने हाथ का काम पूरा किया और डॉक्टर साहब के केबिन की तरफ बढ़ गई। आ जाऊं सर। उसने उनके सर हिलाने पर अंदर कदम रखा। बैठ जाओ धारा। डॉक्टर साहब ने उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। धारा झिझकते हुए उनके सामने बैठ गई तो डॉक्टर साहब बोले, धारा, मैंने बहुत सोचा। उस दिन तुम कह रही थी कि तुम यहाँ नहीं रहना चाहती। धारा बोली, जी हाँ। धारा का दिल धड़क उठा। आखिरकार वो दिन आ ही गया
जब उसे अपनी इस शरण से भी निष्कासित होना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब भी आखिर कितना सहेंगे? सूर्यवंशी लोगों से बिगाड़ करके उनको ही परेशानी उठानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब उसके चेहरे पर आने जाने वाले भाव देख रहे थे। शायद वह उसकी मनोस्थिति भांप रहे थे। क्या सोच रही हूँ? कहकर वो मुस्कुराए तो धारा सकुचाते हुए बोली, जी, यही सोच रही हूँ कि अपने गांव लौट जाऊं। उसने अपने मन को मजबूत किया। शायद रात में इसलिए माँ उसके सपने में आई थी। आपको भी तो हमारी वजह से कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। गांव में क्या करोगी? भानु की पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? डॉक्टर साहब ने पूछा तो धारा बोली, जी, स्कूल है गांव में। भानु तो बहुत खुश होगा। उसके संगी साथी तो सब गांव में ही हैं। डॉक्टर साहब बोले, और इतने दिनों से जो सीख रही हो, तुम्हारी पढ़ाई का क्या? धारा बोली, सर, आप हमारे बारे में मत सोचिए। मैं मेहनत करूंगी, अपना खेत संभालूंगी, किताबें ले जाऊंगी और पढ़ती भी रहूंगी। बहुत खूब। वो थोड़ा गुस्सा हो गए। तुम्हें मैंने बेटी कहा है, ऐसे ही तुम्हें दुनिया से जूझने को छोड़ दूं? तुम्हारे माँ बाप क्या तुम्हें ऐसे ही छोड़ देते? या फिर तुम मुझे इस लायक नहीं समझती हो कि मैं तुम्हारे अभिभावक की जगह ले सकूं? अंतिम पंक्ति तक पहुंचते पहुंचते उनका स्वर ऊंचा हो गया। सर, ऐसी बात नहीं है। वह सिर झुकाकर विवश स्वर में बोली। तो डॉक्टर साहब बोले, देखो धारा, तुम मुझे अपना बड़ा समझती हो या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने तुम्हें और भानु को अपने बच्चों की तरह माना है और तुम्हारे भले बुरे पालन पोषण की सारी जिम्मेदारी मेरी है। इसलिए तुम ये विचार तो दिमाग से निकाल दो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा। लेकिन हमारी वजह से आप और कितना परेशान होंगे, वो झिझक कर बोली। तो एक काम करता हूँ, ऑफिशियली तुम दोनों को गोद ले लेता हूँ, फिर तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कहकर वो मुस्कुरा दिए। धारा हाथ पकड़कर खामोश रह गई। डॉक्टर साहब बोले, मैं तुम्हें यहाँ से दूर भेज देना चाहता हूँ, जहाँ तुम शांति से अपनी पढ़ाई कर सको। वो गंभीर होकर बोले। धारा ने चौंक कर पूछा, लेकिन कहाँ? डॉक्टर साहब बोले, मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखते थे। काफ़ी ज़मीन जायदाद थी उनकी, लेकिन एक एक्सीडेंट में उनके स्वर्गवासी होने के बाद मेरे रिश्तेदारों ने सब कुछ हड़प लिया था। पर मैंने मेहनत मजदूरी की। छोटा था तो भीख तक मांगी। फिर एक रहमदिल इंसान मिले, उन्होंने मुझे अपने साथ रखा और पढ़ाया लिखाया। मैंने भी कड़ी मेहनत की और मेडिकल की टफ पढ़ाई करके डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के बाद भी बहुत दिनों तक भटकता रहा। फिर मुंबई के एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिली। वहीं इलाज के दौरान रघुवीर सूर्यवंशी से मुलाकात हुई और उन्होंने यहाँ हॉस्पिटल खोलने का सुझाव दिया। कई वर्षों तक काम करके मैंने पैसे इकट्ठे कर लिए थे। फैमिली थी नहीं जो खर्चा होता। फिर मैंने दार्जिलिंग में अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदा। सोचा था रिटायर होकर वहीं बसूंगा। वो सपन भरी आंखें लिए बोलते चले गए, तुम और भानु दार्जिलिंग चले जाओ। बहुत शांत इलाके में घर है मेरा, तुम दोनों वहीं रहना। वहीं भानु को किसी अच्छे स्कूल में डाल देंगे। तुम भी अपनी पढ़ाई करते रहना। घर की देखभाल एक बुजुर्ग के हवाले है, और तुम दोनों का काम भी करते रहेंगे और ध्यान भी रखेंगे। डॉक्टर साहब की बात सुनकर धारा बोली, नहीं नहीं सर, मैं आप पर बोझ नहीं बन सकती। भानु मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसी के लिए तो काम कर रही हूँ। डॉक्टर साहब बोले, व्हाट नॉनसेंस। बोझ की बात किसने की? तुम पूरी तरह आत्मनिर्भर हो, इसलिए कहना बंद करो। मैं अपने गांव चली जाऊंगी सर, खेत में खुद काम करूंगी। भानु को मैं अपने दम पर पढ़ाऊंगी। डॉक्टर साहब बोले, अच्छा, और वहां अकेली रहकर तुम अपने भाई की देखभाल कर लोगी? दारा को डॉक्टर साहब ने गहरी नजरों से देखा। देखो, मैंने तुम्हें अपनी बेटी माना है, लेकिन शायद तुम मुझे अपना बड़ा नहीं समझती। मेरा कोई नहीं है, लेकिन मैं तुम दोनों को अपनी औलाद की तरह प्यार करता हूँ। तुम दोनों में ही अपना परिवार देखता हूँ, और उसी हक से तुमसे कह रहा हूँ कि तुम दार्जिलिंग चली जाओ। लेकिन मैं वहाँ करूँगी क्या? वो बेहोश होकर बोली, मेरे एक दोस्त का क्लिनिक है वहाँ पर, तुम उसे असिस्ट करना। इतने दिनों में जो कुछ तुमने सीखा है तुम्हारे काम आएगा, और वही कॉलेज से तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लेना। मैंने तुम्हारे एडमिशन की बात भी कर ली है। लेट हो गया है अब, पर वहाँ कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। धारा चुप होकर सोचती रही। डॉक्टर साहब बोली, धारा, अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए जरूरी है कि तुम पूरी एकाग्रता से अपनी कोशिशों में जुट जाओ। यहाँ तो तुम्हें डिस्टर्ब करने वालों की कमी नहीं है। कभी तुम्हारे मामा, कभी पवित्रा मैडम।
कभी वो वैभव, वो लोग तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे, इसलिए तुम्हारा दूर जाना ही सही है। तुम सोच लो अच्छी तरह। मैं भी अब यहाँ से छोड़ना चाहता हूँ। जो इस हॉस्पिटल को रन करने में इंटरेस्ट ले तो मैं भी वहीं चला जाऊंगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें कहीं नहीं जाना है तो लोगों का मुकाबला करना सीखो। इस तरह लोगों के आगे कमजोर पड़ने से काम नहीं चलेगा। जवाब देना सीखो। वो गंभीर होकर बोल रहे थे। धारा को अपनी माँ की सपने में देखी बात याद आई। उसकी माँ भी तो यही समझा रही थी। सच तो कह रहे हैं डॉक्टर साहब। उसे वास्तव में लोगों का सामना तो करना ही पड़ेगा। वो थोड़ी देर सिर झुकाए सोचती रही, फिर सिर उठाकर दृढ़ स्वर में बोली, मैं तैयार हूँ सर। अगले महीने भानु की परीक्षा निपट जाए तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। आप सच कह रहे हैं? यहाँ रही तो कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा कि आराम से रह नहीं पाऊंगी। लेकिन आपको भी मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। उसने उनके स्नेहिल चेहरे की तरफ देखा तो डॉक्टर साहब बोले, हाँ बोलो। आप किसी को भी मेरे बारे में कुछ नहीं बताएंगे। मेरे मामा या किसी को भी मेरा आता पता नहीं चलने देंगे। वो दृढ़ता से बोली। मैं तो खुद चाहता हूँ कि तुम लोगों से दूर रहो, डॉक्टर साहब बोले। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। धारा दृढ़ आवाज में बोली, ठीक है सर, आप अपने फ्रेंड से बात कर लीजिए। मैं जाने को तैयार हूँ। भानु के एग्जाम्स खत्म होते ही मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ भी स्टाफ में से किसी से कुछ मत बताना धारा। उन्होंने उसे चेताया। धार ने स्वीकृति में सिर हिलाया और उठ कर खड़ी हो गई। डॉक्टर साहब के कमरे से निकलते हुए उसके मन में अजीब सा खिंचाव था। वो जाने के लिए तो मान गई थी, पर उसका दिल पता नहीं जाने के नाम पर उदास हो गया था। अपने दिल में उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। अरिजीत को एक बार देखने की इच्छा उसके मन में जाग गई थी, पर पवित्रा जी की कही कही कड़वी बातें याद करके उसने अपने मन को कठोर कर लिया। उसका मन जाने को तो नहीं था, लेकिन अपने भाई के बारे में सोचकर उसने जाने का फैसला कर लिया। इधर अरिजीत का समय बहुत मुश्किल से कट रहा था। उसे अब बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा था कि उसने अपनी मॉम की बात मानकर रिया से शादी की हामी भरकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अभी जब उसे रिया से 5 मिनट बात करना भारी पड़ता है और उसका साथ 2-4 घंटे नहीं झेल पाता है, तो उम्र भर का बंधन कैसे निभा पाएगा। इसके बावजूद कि उसके दिल में धार के लिए एक आग सी सुलग रही थी। अगर यह थोड़ी सी भी उसकी तरह होती तो वो निभाने की कोशिश करता, लेकिन जैसे जैसे उसकी रिया से बातें होने लगी हैं और उसका नेचर उसे समझ आने लगा है, उसे महसूस हो रहा है कि वो एकदम एक दूसरे से विपरीत व्यक्तित्व है। शान और शौकत दिखावा दूसरों को है समझना, और पता नहीं कितने लड़कों के अपने ऊपर मरने के किस्से रिया उसे सुना चुकी है। कभी कभी अरिजीत का दिल चाहता है कि काश उनमें से ही कोई रिया को पसंद आ जाता और उसकी जान बच जाती। बातों ही बातों में वो कितनी बार अप्रत्यक्ष रूप से जता चुकी है कि उसके साथ शादी करके वो इतने बड़े मून पैलेस और फैक्ट्री की ऑनर बन जाएगी। अरिजीत समझ चुका था कि रिया को उससे ज्यादा उसकी विरासत प्यारी है, पर अपनी मॉम को वो कैसे समझाए। इधर अरिजीत परेशान था और उधर धारा डॉक्टर साहब के कहने पर दार्जिलिंग जाने के लिए तैयार हो रही थी। और यहाँ पवित्रा जी कैसे भी करके जल्द से जल्द अरिजीत को रिया के साथ बांध देना चाहती थी। पुरोहित जी की बातें भी पवित्रा जी ने दरकिनार कर दी थी। बस किसी भी तरह उन्हें धारा से हारना नहीं था। पर उन्हें ये कौन समझाए कि यहाँ तो हार जीत जैसा कोई खेल था ही नहीं। यहाँ तो दो दिलों की मोहब्बत का मामला था। अभी तक तो अरिजीत ही धारा के लिए तड़प रहा था, पर अब तो धारा के दिल में भी अरिजीत के लिए भावनाएं पनप चुकी थी। वो भी दिल की गहराइयों से उसे चाहने लगी थी। अब इस मोहब्बत का क्या अंजाम होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और वो वक्त बस आ ही गया है, जब अरिजीत की खुद की माँ साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल करके अपने खुद के बेटे की जिंदगी के साथ खेल जाएंगी और अरिजीत की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देंगी और रह जाएगा बिना आत्मा के शरीर, जिसकी उसे खुद भी जरूरत नहीं। आगे क्या होगा? क्या धारा वहां से चली जाएगी? क्या अरिजीत और धारा की फिर से मुलाकात हो पाएगी? क्या पवित्रा जी अरिजीत को जबरदस्ती रिया से शादी करने पर मजबूर कर देंगी? क्या होगा अरिजीत का? क्या वो ये सब झेल पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल दिन बाय बाय।